स्टूडेंट्स, हमने बात की थी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हम पहले रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमने देखा था कि एक सोल्यूट जो है उसको हमने सेपरेट करने के लिए या एक कंपाउंड को हमने सेपरेट करने के लिए क्या किया था। एक लेयर में वो यानी एक्वस लेयर में वो ऑलरेडी किसी एक लेयर में या किसी एक सॉल्वेंट में वो क्या था, ऑलरेडी डिसॉल्व्ड था, और हमने एक ऐसा सॉल्वेंट उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर वो ज्यादा सॉल्युबल था। तो वो जो जिसके अंदर वो ज्यादा सॉल्युबल था वो उसके अंदर चला गया, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर चला गया, और इस तरह से क्या हुआ, हमने उसको जो है वो सेपरेट कर लिया। तो ये एप्लीकेशन एक्चुअली होती है किस चीज की? ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशन होती है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है हम ये देखेंगे। इसको हम जो है वो पार्टीशन लॉ भी कहते हैं। जिस तरह हमने देखा कि एक्सट्रैक्शन हुई है ना, तो इसलिए हम इसको जो है वो पार्टीशन लॉ भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको जो है वो स्पेसिफिकली हम क्या कहते हैं, नर्न्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो दो इमिसेबल, हमने बात की थी ना कि दो सॉल्वेंट्स जो कि टोटली एक दूसरे के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, वो क्या होते हैं, इमिसेबल। तो अगर मेरे पास दो इमिसेबल सॉल्वेंट्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि अगर मैं इसमें सोल्यूट ऐड करूंगी तो क्या होगा, सोल्यूट अगर मैं इसमें ऐड करूं तो क्या होगा कि जो सोल्यूट है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा कि इसमें दोनों के दोनों सॉल्वेंट्स में एक कांस्टेंट रेशियो में, ठीक है। सोल्यूट जो है वो क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने आप को एक कांस्टेंट रेशियो में। और किस तरह से करेगा ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या ले आते हैं, बीकर ले आते हैं। एक बीकर आ जाएगा और उसके अंदर हमने जो है वो ऑलरेडी दो लेयर्स जो है वो दो सॉल्वेंट्स डाले हुए हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला हुआ है, एक एक्वस सॉल्वेंट डाला हुआ है, ठीक है। अब दोनों क्या है, इमिसेबल सॉल्वेंट्स हैं। तो इस वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो है वो आपस में मिक्स नहीं हुए, वे अलग अलग लेयर्स की फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक है। तो होता ये है कि यहाँ पे अब ये जो एक्वस लेयर है और ऑर्गेनिक लेयर है, अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, इसके अंदर मैं डाल दूं सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट को चले हम थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं। इसके अंदर हमने क्या डाला, सोल्यूट। और सोल्यूट के लिए भी हम क्या कहते हैं, एनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट। यहाँ चले हम कुछ कंडीशंस मेंशन करते हैं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, बुलेट डाल देते हैं और कुछ कंडीशंस मेंशन करते हैं। एक कंडीशन तो ये आ गई कि सोल्यूट जो है वो किसी भी अमाउंट में हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अमाउंट में इसके अंदर ऐड कर दूं सोल्यूट की तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को उसको ओबे करेगी। सेकंड हम इसकी जो कंडीशन लिखेंगे वो ये होगी कि ये जो सोल्यूट है इसकी जो है वो मॉलिक्यूलर स्टेट जो है वो सेम होगी, यानी कि यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं मॉलिक्यूलर स्टेट, आगे हम लिखेंगे ऑफ सोल्यूट इज सेम, ठीक है, इज सेम, आगे हम लिख देते हैं इज सेम। अब कहाँ पे ये हम देख लेते हैं, ये सोल्यूट है इसकी मॉलिक्यूलर स्टेट, यानी जिस स्टेट में भी हम इसको ऑर्गेनिक लेयर में ऐड कर रहे हैं ना, उसी स्टेट में यानी कि उसी मॉलिक्यूलर स्टेट में हम उसको जो है वो एक्वस लेयर में भी ऐड करेंगे, ठीक है। फर्ज करें मैं आयोडीन को ऐड कर रही हूँ तो मैं आयोडीन की फॉर्म में ही, यानी कि आई आयोडीन है और आयोडीन I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यूजुअली डायटोमिक फॉर्म में, तो ये इसी फॉर्म में दोनों लेयर्स में उसको ऐड करूंगी, ठीक है ना। तो ये होगा कि सेम मॉलिक्यूलर स्टेट में हम जो है वो सोल्यूट को ऐड करते हैं। और थर्ड जो इसकी जो हमारे पास थर्ड यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगी कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि टेम्परेचर को भी हम जो है वो सेम रखेंगे, क्योंकि होता ये है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यानी कि टेम्परेचर समटाइम्स ऐसा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, यानी कि ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर को सेम रखेंगे तो ऑर्गेनिक लेयर और एक्वस लेयर में फिर हम देख सकेंगे कि किस तरह से सोल्यूट जो है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब एक्चुअली यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब एक्चुअली इनफैक्ट हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होता है कि ये जो है वो डिसॉल्व हो जाता है एक अलग अलग कंसंट्रेशन में, इन डिफरेंट कंसंट्रेशंस, यानी कि अपनी एक खास जो ऑर्गेनिक लेयर की जो कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो सोल्यूट उसमें चला जाएगा, और जो एक्वस लेयर की कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो सोल्यूट एक्वस लेयर में चला जाएगा। और इस तरह से हमारे पास जो है वो
इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर इसको हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में देखें तो हमने कहा ना कांस्टेंट रेशियो में अपने आप को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हम क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन या जिस अमाउंट जो अमाउंट इसकी क्या होती है, जो अमाउंट इसकी जो है वो सोल्यूट में जो अमाउंट सोल्यूट की सॉरी इनऑर्गेनिक फेज में जो डिसॉल्व हुई हुई हो उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, वो अमाउंट जो कि एक्वस लेयर में डिसॉल्व हुई हो। ठीक है, और जब हम ये करते हैं तो हम देखते हैं कि हमेशा हमारे पास जो है वो एक यहाँ पर एक कांस्टेंट फिगर आ जाती है और उसको हम कहते हैं के डी कहते हैं, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये एक क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर ये लिख देते हैं कि ये एक हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है। और इस कांस्टेंट को हमने क्या नाम देते हैं, इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना, सोल्यूट की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो इसको हम नाम दे देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट, और इसको हमने के डी कह दिया। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं कि इसकी एग्जाम्पल अगर हम देख लें, यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हमने जो है वो एक बीकर ले लिया। ठीक है, एक हम बीकर ले आते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पर हम बीकर लेकर आते हैं, ये आ गया हमारे पास बीकर। ठीक है, अब इस बीकर में हम क्या करते हैं, इस बीकर में हमने ले लिया क्या चीज, यहाँ पे मैं पोटेशियम आयोडाइड ले लेती हूँ। यहाँ पर हम डालते हैं पोटेशियम आयोडाइड। तो ये यहाँ पर हमने अंदर क्या मौजूद है, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन। अब पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन को पहले हम यहाँ साइड पे देख लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। पोटेशियम आयोडाइड मेरे पास एक सॉल्ट है, अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन लूँ तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाटर में जाके डिसोसिएट कर जाएगा अपने आयंस में, यानी कि इसके आयंस आ जाएंगे, कौन कौन से, पोटेशियम आयंस आ जाएंगे और आयोडाइड आयंस आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसको यहाँ पर लिखेंगे किस तरह से, हम कह रहे हैं कि जी ये वाटर में इस तरह से मौजूद होगा। अब ये क्या है, एक्वस फॉर्म में आ गए आयंस, आयोडाइड आयंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, इसके अंदर आयोडाइड आइंस मौजूद है। चलें इसको ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज मौजूद है, आयोडाइड आइंस। ठीक है, और वो भी एक्वस फॉर्म में। फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर अब यहाँ से मैं ऐड कर रही हूँ, इसके अंदर ऐड किया हमने, क्या चीज ऐड करेंगे, यहाँ से हम ऐड करेंगे आयोडीन। मैंने इसके अंदर आयोडीन ऐड कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं आयोडीन। आयोडीन ऐड की, इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास जो है वो रिएक्शन हो गया। अब रिएक्शन किस तरह से होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे, ये जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और ये जो पोटेशियम आयोडाइड था ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज होके क्या बन जाएगा, इसका ब्राउनिश सा कलर बन जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पे इसका हम कलर कर देते हैं कि ये ब्राउनिश हो गया। ठीक है, इस तरह से ये ब्राउनिश सा कलर इसका आ गया। तो अब ये जो ब्राउनिश सा कलर आया, ये चले इसका हम कलर थोड़ा सा जो है वो चेंज करेंगे। इसका कलर इस तरह कर देते हैं कि ये चले ब्राउनिश सा कलर हमारे पास आ गया। अभी जो ब्राउनिश कलर का है, ये हमारे पास जो है वो क्या चीज है, पोटेशियम आयोडाइड जो है वो पोटेशियम आयोडाइड के आयोडाइड आइंस थे। ठीक है ना, ये वाले, और आयोडीन था। इन दोनों ने आपस में इनका रिएक्शन हुआ, तो हमारे पास ब्राउनिश रंग के क्या चीज आ गई, ब्राउनिश रंग के हमारे पास आ जाते हैं ट्राई आयोडाइड आइंस। ये आ गए, जो कि एक्वस फॉर्म में सॉल्युबल डिसॉल्व थे, ये आ गए। ठीक है ना, ये हमारे पास इसका रिएक्शन हो गया। तो इसको हम देखते हैं कि आगे फिर हमने क्या किया। अब इसके बाद इसके अंदर हमने ऐड कर दिया क्या चीज, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, यहां से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया CCl4। Cl का मतलब क्लोरीन, 4 है तो टेट्राक्लोराइड, और C जो है वो कार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसके अंदर जो मैंने ऐड किया, तो इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम सही करके लिखते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड जब मैंने ऐड किया तो क्या हुआ, एक लेयर इसके ऊपर किस चीज की बन गई, एक लेयर इसके ऊपर जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया। ठीक है, CCl4। अब होता क्या है कि आयोडीन जो है वो CCl4 में डिजोल्व कर जाता है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर जो है वो आपस में इंसॉल्युबल होते हैं। तो इस वजह से होगा क्या कि इनकी अलग अलग लेयर्स आई, ऑर्गेनिक और एक्वस लेयर। ठीक है ना, ऑर्गेनिक और एक्वस लेयर अलग अलग आ गई। अब ये जो है क्या होता है कि जो ये नीचे हमारे पास मौजूद है पोटेशियम आयोडाइड, ये जो पोटेशियम आयोडाइड मौजूद है ना, इसका कलर हल्का हल्का होना शुरू हो जाता है, फेड होना शुरू हो जाता है। इसका कलर किस वजह से होता है ये भी हम देखते हैं, लेकिन पहले हम देखा इसका कलर फेड हो गया, हल्का हो गया। ठीक है, और लाइट हो गया, इसका कलर लाइट हो गया। और ऊपर हमारे पास क्या होता है, ऊपर हमारे पास एक वायलेट रंग की जो है ना लेयर आ जाती है। ऊपर आगे हमारे पास एक वायलेट रंग की लेयर।
अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है। होता यह है कि जो सोल्यूट था यानी कि आयोडीन, इसने क्या किया अपने आप को, क्योंकि तो पोटेशियम आयोडाइड में सॉल्युबल हुआ था ट्राइआयोडाइड की फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड आया तो आयोडीन तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में अच्छा हल हो जाता है, अच्छा डिजोल्व हो जाता है, अच्छा सॉल्युबल होता है। तो ये जो है ना फौरन से CCl4 में जो है वो, जिस तरह हमने आगे एक्वस लिखा हुआ है ना कि उसमें डिजोल्व है वाटर में, तो हमने CCl4 इसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया कि ये वाटर में डिजोल्व हुआ। ठीक है। और जो आयोडीन है, ये हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक लेयर है वो हमारे पास वायलेट रंग की आ गई, ठीक है ना, वायलेट कलर की। और जो पोटेशियम आयोडाइड की लेयर थी वो क्या हो गई, वो फेड हो गई, क्योंकि इसके अंदर से जो ट्राई आयोडाइड आइंस थे ना, वो एक्चुअली रिवर्स प्रोसेस करना शुरू हो गए। और आयोडीन जो था वो ज्यादा हमारे पास बनना शुरू, वो सॉरी, आयोडीन जो है वो ज्यादा वापस आना शुरू हो गया। और वो किस फॉर्म में आना शुरू हो गया, आयोडीन की फॉर्म में ही, जो कि डिजोल्व है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। इस तरह से हमने रिएक्शन देखा। अब अगर इसकी भी कंसंट्रेशन हम ऊपर वाले की तरह इस तरह यहाँ पर लिखें, तो हम कैसे लिखेंगे कि जो आयोडीन है, यहाँ लिखा आयोडीन, इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। और कंसंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, वो हमने लगा दिए। और डिवाइड करेंगे किससे, एक्वस फेज की कंसंट्रेशन, सोल्यूट की एक्वस फेज में कंसंट्रेशन वो क्या है, ट्राई आयोडाइड आयंस की फॉर्म में मौजूद था वहां पे। तो ये आ गया यहाँ पे इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू KD आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और इस तरह से ये हमने देखा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, और ये इसका हमने एक जो है वो प्रैक्टिकल मेथड भी, प्रैक्टिकल हमने जो है वो भी देख लिया, कि जो है एक्सपेरिमेंट देख लिया हमने कि किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो हम देखते हैं कि फॉलो किया जाता है। और इसमें हमने क्या देखा है कि सोल्यूट जो है वो अपने आप को सॉल्वेंट में, दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में जो है वो क्या करता है कि दरमियान में अपने आप को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, उनमें अलग अलग डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ डिसॉल्व होता है। लेकिन जो अलग अलग कंसंट्रेशन होती है वो फिक्स्ड होती हैं, कि जब हम दोनों का रेशो लें कि ऑर्गेनिक में कितना डिसॉल्व है और इनऑर्गेनिक में और एक्वस में कितना डिसॉल्व है, तो वो हमारे पास हमेशा एक कांस्टेंट आता है, चाहे हम जितना मर्जी सोल्यूट ले लें।